हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, रिवाइज हमने किया वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं, वर्णों के कितने भेद हैं और उन भेदों के भी भेद हमने पढ़े और इसको डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले जैसे कि आपने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा। फिर आपने इसमें वर्ण विचार पढ़ा कि वर्ण क्या होते हैं, आपकी भाषा किससे मिलकर बनी होती है। भाषा आपके वाक्यों से मिलकर बनी होती है और वाक्य किससे मिलते हैं, शब्द से। और शब्द किससे बनते हैं, वर्ण से। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। हमने पहले वर्ण के बारे में डिटेल में पढ़ा और आज की क्लास में हम फिर जो है आपको वर्ण है, वर्णों के मेल से आपके शब्द बनते हैं। ठीक है ना। तो अब शब्दों के बारे में आप पढ़ेंगे कि शब्द के क्या क्या भेद हैं, किस किस प्रकार के आपके शब्द होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार, यानी कि शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे कि शब्द क्या होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप शब्द विचार। ठीक है। तो आपको यहाँ कुछ पिक्चर दिख रही हैं। पहला है आपका शब्द बस, भेड़िया और खजूर। तो ये हैं आपके कुछ शब्द और आप जानते हैं ये जो शब्द हैं ये वर्णों के मिल से बने हैं। ठीक है। अब देखिए जो बस शब्द है वो आपका ब धन अ। अब आपको वर्ण विचार इससे पहले पढ़ाया, इससे आप पता है वहां पर आपका एक टॉपिक रह जाता है, वर्णों को विच्छेद कैसे किया जाता है। मैं यहीं पे समझा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि वर्णों को कैसे आप विच्छेद करें। तो आप जैसा कि आप जानते ही हैं कि क जो आपके पास वर्ण है, जो क वर्ण है, बेसिकली आप इस प्रकार से लिखते हैं क वर्ण। इस वर्ण का आप किस प्रकार से तोड़ते हैं, इसको विच्छेदित कैसे करते हैं, यानी कि ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है, किन किन वर्णों से मिलकर बना है। तो आपको पता है, आपको वर्ण में आपको बताया था कि जो वर्ण है वो स्वतंत्र रूप में उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। स्वतंत्र रूप में उनको हलंत के साथ लिखा जाता है। और ये जो हलंत है ना, जब आप शब्दों में इसको प्रयोग करेंगे तो ये आधा क की तरह प्रयोग होता है या आधा ख की तरह। जो भी वर्ण है सब में हलंत लगा होता है और ये आधे शब्द में आप इनको आधे की तरह प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसको पूरा क बनाने के लिए आप इस में क्या करेंगे, इसमें यदि आप क्या कर दें, ये जो क है ये हलंत के साथ क और अ से मिलकर बना होता है। यानी कि हर व्यंजन में जिनको आप उच्चारित कर सकते हैं, हर व्यंजन में आपका अ जुड़ा होता है, अ का स्वर जुड़ा होता है। बस अब हर व्यंजन में जो कि जिसमें कोई मात्रा नहीं है तो उसमें अ का स्वर होता है। जब आप विच्छेदित करेंगे तो आपको हर व्यंजन में अ मिलेगा। यदि उसमें हलंत है इसका मतलब वो अरहित है, स्वर रहित है। हलंत नहीं है तो वो स्वर सहित है। ठीक है। तो ये आपका स्वर सहित क है जिसको आप उच्चारित कर सकते हैं क। व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करने में आपकी जो श्वास मात्रा है थोड़ी थोड़ी सी आपकी मुंह के अंदर अटकती है और फिर इसका उच्चारण किया जाता है। जो आपके स्वर होते हैं उनको आप स्वतंत्र रूप से उच्चारित कर सकते हैं, उनका उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर ये जो क है ना, ये ऐसे लिखा जाएगा। हर व्यंजन में, हर स्वतंत्र व्यंजन में हलंत लगा होता है और जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो फिर आप उसको इस प्रकार से तोड़ करके आपको ऐसे मिलेगा। अब यहाँ पर जब बस को आप तोड़ेंगे, इसका आप क्या करेंगे, वर्ण विच्छेदन करेंगे। तो ये जो ब है ना, ये बना होगा हलंत के साथ ब धन अ, और इसमें और भी जुड़ा है, 100 है तो 100 भी हलंत के साथ धन अ। इस प्रकार से आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। ये टॉपिक छूट गया था, यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ। अब यहाँ भेड़िया शब्द है, भेड़िया को भी मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसका भी हम यहाँ वर्ण विच्छेदन करना सीखेंगे। भेड़िया। तो देखिए इस भेड़िया को जब आप तोड़ेंगे तो देखिए आपके पास भ आ जाएगा हलंत के साथ। ब आता है तो जब अ जुड़ा होता है, लेकिन इस भ में एक ही मात्रा जुड़ी हुई है, यानी कि इसमें आप ए जोड़ेंगे, धन र और र भी इसके साथ
और धन इ, धन य, धन आ। तो भ के साथ ए जुड़ेगा तो भे हो जाएगा, ड़ के साथ ए जुड़ेगा तो डी हो जाएगा, और यो के साथ आ जुड़ेगा तो या हो जाएगा। तो ये है इसका वर्ण विच्छेद। तो हर शब्द वर्णों के मेल से बना होता है, ये है शब्द विचार। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, आपका भेड़िया हो गया, आपका बस हो गया, आपका खरबूजा हो गया। इसी प्रकार से जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा ख हलंत के साथ धन अ, धन र हलंत के साथ धन अ, धन ब हलंत के साथ धन उ, धन ज हलंत के साथ धन आ। ऐसे इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ख हलंत के साथ धन अ, धन र हलंत के साथ धन अ, और धन ज हलंत के साथ धन आ। तो इस प्रकार से इसका भी वर्ण विच्छेद हो जाता है। ठीक है, तो ये है वर्ण विच्छेद। इसको तो आप इजीली आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको लिखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ब हलंत के साथ इसके साथ अ जुड़ा होगा, फिर स हलंत के साथ इसमें अ जुड़ा होगा। आपको पता है हर जो है व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है। जहां आपको स्वर की मात्रा न दिखे तो वहां पर अ स्वर आपका जुड़ा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से भ में ए जोड़ा, धन ड़ में आपने इ जोड़ा, और य में आपने ये हलंत है आ जोड़ा। ये मात्रा नहीं है, ऊ की मात्रा नहीं है, ये हलंत है। ये आधे शब्द का, आधे व्यंजन का उच्चारण करता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ख धन अ धन र धन अ, फिर ब धन, हालांकि इसको उच्चारित नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पर कुछ बोलने के लिए इसका मुझे अ का ही जो है यहाँ पर मदद लेनी पड़ रही है। ब हलंत के साथ और धन उ, क्योंकि बड़ी उ की मात्रा है। ठीक है, ये है बड़ी ऊ की मात्रा और ये है हलंत, इसको आप बड़ी ऊ की मात्रा ना समझें। ठीक है, ज धन आ, ये है आपका शब्द। अब क्या कहा है कि उपयुक्त सभी सार्थक शब्द हैं। ये जो सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। सार्थक का मतलब है जिसका कुछ अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वर्ण जोड़ दिया और उसका कोई अर्थ ही नहीं निकला है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसका अर्थ होना चाहिए, तभी जा करके वो आपका प्रॉपर सार्थक शब्द होगा। तो ये जो है सभी सार्थक शब्द हैं। बस एक सार्थक शब्द है, भेड़िया सार्थक शब्द है, और खरबूजा भी आपका एक सार्थक शब्द है। यदि हम इन वर्णों को इधर उधर कर दें तो इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। आपके पास बस है, चलो बस की जगह तो आप सब लिखेंगे तो ये तो शब्द बन गया, कोई नहीं, ये तो बन गया है गलती से। अब भेड़िया को अलग कर दें आप, देखो या आपने अलग कर दिया, याड़ी भा, इस प्रकार से आप लिखें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से जाबू रखा, इस प्रकार से कोई शब्द नहीं निकलेगा। तो जब आप इनको इधर उधर कर दें तो इनका अर्थ स्पष्ट नहीं आएगा। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्द का मतलब ये नहीं हो जाता है कि किसी भी शब्द को किसी के साथ भी जोड़ दो तो शब्द बन गया। ठीक है, शब्द होने के लिए सबसे पहले उसका सार्थक होना आवश्यक है। सार्थक नहीं है तो वो शब्द नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 52 वर्ण है और आपने कोई सा भी उठा दिया और 2 को जोड़ दिया, 3 को जोड़ दिया और आपका शब्द बन गया। ऐसा नहीं होता है। शब्द होने के लिए उसका सार्थक होना आवश्यक है, यानी कि उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक मेल को, यानी कि वर्ण जोड़ने के बाद आपको उसका मेल जो है एक सार्थक मेल आपको मिलना चाहिए, आपको उसका एक प्रॉपर अर्थ पता होना चाहिए, तब जाकर के वो आपका क्या होता है, वो आपका शब्द कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, जिन्होंने पहली, जब हमने इसको पहले पढ़ा था, आगे आपने वहां नहीं लिखा है तो इतना आप लिख सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आपने कॉपी कर लिया। अब इससे पहले आपने वर्ण पढ़े, वर्णों के आपने भेद पढ़े। ठीक है, क्या शब्दों के भी भेद होते हैं? ठीक है,
तो हाँ, शब्दों के भी भेद होते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्द के भी अपने भेद होते हैं। तो क्या क्या इसके भेद होते हैं, हेडिंग डालेंगे शब्दों के भेद। और पहला है यहाँ पर, हिंदी भाषा के शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। हिंदी भाषा के शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है। किस किस आधार पर, कि ये जो शब्द हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, और इनकी बनावट की क्या कैसी है, दूसरा, और तीसरा, इन शब्दों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इसी के आधार पर शब्दों के 3 भेद, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो हिंदी भाषा में के शब्दों को 3 आधारों पर बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आपका बनावट के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। तो 3 आधार आप लिखेंगे कि 3 आधारों पर शब्दों को बांटा गया है, इसके भेद किए गए हैं। ठीक है, पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है, क्या उसका आधार है। सबसे पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों के 4 भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर आपके तत्सम, तद्भव, इसके बाद आपका देशज और विदेशी। ठीक है, 4 इसके भेद हैं। लिखेंगे पहला तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कर्ण, दधि, दुग्ध आदि, तत्सम जैसे हैं वैसे ही संस्कृत के कुछ शब्द जो हैं हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ये हैं तो संस्कृत भाषा के शब्द, इनको हिंदी भाषा में जैसे के तैसे जो है इनको यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका कर्ण है, कर्ण शब्द आपका हिंदी का संस्कृत का है और हिंदी में भी इसको ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। दधी को भी ऐसे ही और दुग्ध को भी इसी प्रकार से इनको प्रयोग किया जाता है। तत्सम, तो जैसा हिंदी संस्कृत भाषा में वे शब्द थे ऐसे ही इनको हिंदी में भी प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इन शब्दों को क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द। तो ये जो भाषा शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो ये कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, हिंदी भाषा में ये कहाँ से आ गए हैं, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं और इनको हिंदी में भी ज्यों का त्यों जो है यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इन शब्दों को आप क्या कहेंगे, तत्सम शब्द। तो पहला है आपका तत्सम शब्द, इसको लिखें। तत्सम शब्द के बाद यहाँ पर आपका दूसरा आ जाता है तद्भव शब्द। तत्सम शब्द के बाद दूसरा आपके पास है तद्भव। अब देखिए ये जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों में कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। तत्सम शब्दों को जो वो संस्कृत भाषा में प्रयोग होते थे जैसे कि तैसे हिंदी में भी उनको प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं तो वो संस्कृत के, लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन किया जा रहा है और फिर उनको हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा तत्सम शब्द कान, जहां हमने कर्ण कहा था अब कर्ण में हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, क्या परिवर्तन, कान। ठीक है,
दुग्ध, दूध, तो यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब आप नीचे देखिए तत्सम और तद्भव शब्द। सूर्य, ये जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और सूर्य को हम सूर्य भी लिखते हैं हिंदी भाषा में, आपने कई जगह देखा होगा सूर्य लिखा जाता है, ठीक है। तो इनको हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब आप इनमें थोड़ा परिवर्तन कर दें तो सूर्य को आप सूरज कहते हैं, इसको तद्भव शब्द कहा जाता है। स्वर्ण का मतलब सोना है, लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दें तो ये तद्भव में आपका सोना हो गया। दधी आपका कहाँ था, दधी आपका संस्कृत भाषा का शब्द था, हिंदी में प्रयोग किया जाता है तत्सम के रूप में, लेकिन जब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए, दधी को हमने दही कहा और ये आपका हिंदी भाषा में तद्भव के रूप में प्रयुक्त होता है। हस्त का मतलब हाथ से है, तो हस्त आपका संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में तत्सम के रूप में प्रयोग किया जाता है और तद्भव के रूप में इसको आप हाथ कहेंगे। ग्राम आपका संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि तत्सम रूप में प्रयोग होता है, और गांव आपका तद्भव है, इसमें हमने थोड़ा परिवर्तन किया और इसको गांव के रूप में हिंदी भाषा में हम इसको लिखते हैं। रात्रि जो कि आपका संस्कृत भाषा का शब्द है और तत्सम के रूप में प्रयोग होता है, और इसी रात्रि को आप जब रात इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दें तो ये आपका तद्भव में प्रयोग होता है। सभी शब्द आपको लिखने हैं। फिर देखिए तत्सम संस्कृत भाषा का शब्द दंत, और दंत में आप परिवर्तन करें तद्भव के रूप में इसको दांत लिखेंगे। मुख आपका संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, और मुख को आप मुंह लिखेंगे। घोटक आपका तत्सम है और इसी को जब आप घोड़ा लिखें तो ये आपका हिंदी में आपका तद्भव शब्द कहलाता है। सर्प आपका तत्सम है और सर्प का हो जाता है सांप, इसमें परिवर्तन किया गया तद्भव रूप में, तो यहाँ पर सांप आ जाएगा। आम्र आपका संस्कृत यानी कि तत्सम शब्द, हिंदी में प्रयोग करेंगे आम्र, और आम शब्द उसमें परिवर्तन करके हमने इसमें बदलाव किया, उसको आम बना दिया। दुग्ध आपका दूध को कहा जाता है और ये संस्कृत भाषा में तत्सम रूप में यहाँ पर हिंदी में प्रयोग हो रहा है, और इसी को परिवर्तित करके हमने दुग्ध को अब दूध के रूप में इसको हम लिख रहे हैं, और ये आपका तद्भव शब्द है, आया ये दुग्ध से है, ठीक है। इसी प्रकार मयूर शब्द आपका तत्सम है और मयूर को आप मोर कहते हैं, ये आपका तद्भव शब्द है। घृत का मतलब घी से है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इसमें आपने परिवर्तन किया और लिखा इसे घी। कर्ण का मतलब कान से है और ये संस्कृत तत्सम शब्द है और ये आपका कान है। तत्सम का मतलब हिंदी में इसको प्रयोग किया जाता है। सत्य आपका क्या है, तत्सम है, और सच आपका तद्भव है, इसमें परिवर्तन किया गया, सच इसको लिखा गया। अग्नि आपका तत्सम शब्द है, इसमें आपने परिवर्तन किया और आग आपका क्या है, तद्भव शब्द है। चंद्र आपका तत्सम शब्द है और इसी को आपने चांद लिखा, ये आपका तद्भव शब्द। ये सभी परिवर्तित रूप हैं इन शब्दों के, इनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके ये शब्द आए हैं। इसी प्रकार यहाँ के ये शब्द जो है परिवर्तित होकर तद्भव के रूप में इस प्रकार से आए हैं, और तत्सम शब्द फिर से आपके तद्भव रूप में परिवर्तित होकर के इस प्रकार से आए हैं। इन सभी शब्दों को आप हिंदी भाषा में आप प्रयोग करते हैं। तो तत्सम जिन शब्दों को अंग्रेजी जो आपकी संस्कृत भाषा के शब्दों को हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, वो आपके तत्सम और तद्भव का मतलब उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उनको अलग जो है उनको लिखा जाता है और हिंदी में उसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका तद्भव है। इन सभी तत्सम और तद्भव शब्दों को आप लिखें और इसे याद भी आप करेंगे। चलिए।
चलिए अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका देशज शब्द। पहले हमने पढ़ा आपका तत्सम, जिसमें संस्कृत के जो शब्द हैं उनको आप हिंदी भाषा में जैसे का ऐसा ज्यों का त्यों आप उनको प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वन इन्हीं को आप हिंदी भाषा में भी प्रयोग कर रहे हैं। तद्भाव संस्कृत के शब्दों को मैं थोड़ा सा परिवर्तन करके उनको एक नया रूप देना, वो आपका तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इन शब्दों को आपने लिखा होगा। इसके बाद तीसरा है आपका देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल की भाषा होती है, उन्हें आप क्या कहते हैं। और वो जो भाषा के शब्द हैं वो आपके हिंदी भाषा में आ जाते हैं। जो आम बोलचाल की जो भाषा है वो आपके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हों तो उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका कुटिया हो गया, डिबिया हो गया, थैला हुआ, पगड़ी हुआ, ये सभी आपके देशज शब्द हैं, ठीक है, इसको नोट करें। और इसके बाद आपका आता है विदेशी शब्द। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में घुल मिल गए हों उन्हें आप विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए डॉक्टर शब्द आपका अंग्रेजी का है, ठीक है, और भी यहाँ पर अन्य जो है भाषाओं के शब्द हैं जिनको हम प्रयोग कर रहे हैं। अब ये हिंदी में जैसे कि तैसे जो है यहाँ पर लिखे जाते हैं तो इनको हम क्या कह रहे हैं, रुमाल हो गया, अलमारी हो गया, ये शब्द आपके विदेशी शब्द हैं और इनको हम विदेशी शब्द कहेंगे, ठीक है। तो ये सभी शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो कुछ शब्द आपके संस्कृत में से डायरेक्ट आए हैं जिनको आप तत्सम शब्द कहते हैं। कुछ शब्द आपके संस्कृत से ही आए हैं लेकिन उन शब्दों में हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। कुछ शब्द आपके देश के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनकी जो सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती है वहां से आकर के वो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको हम देशज शब्द कहते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं लेकिन उनको आप हिंदी में वैसे ही प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विदेशी शब्द। इस प्रकार से आपकी जो उत्पत्ति के आधार पर 4 आपके भेद थे उन चारों भेदों को हमने पढ़ लिया। अब दूसरा है आपका बनावट के आधार पर, क्योंकि हमने क्या कहा शब्द के जो आधार हैं भेद करने के, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, फिर बनावट के आधार पर और फिर प्रयोग के आधार पर शब्दों को हमने विभेदित किया था। तो देखिए अब दूसरा आप लिखेंगे बनावट के आधार पर। चलिए पहले इनको लिखें देशज और विदेशी शब्द और फिर आप हेडिंग डालेंगे बनावट के आधार पर। तो चलिए बनावट के आधार पर भी शब्द के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं? सबसे पहला है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। 3 यहाँ पर आधार में जो है बनावट के आधार पर शब्दों के भेद किए गए हैं। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़, ठीक है। देखिए पहला रूढ़ शब्द क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनको आप तोड़ नहीं सकते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कि घर है, और अगर आप इन शब्दों को तोड़ दें तो ये शब्दों में नहीं बल्कि आपके वर्णों में विभेदित होते हैं, वर्ण में ये टूट जाएंगे। घर, कार, नाव, दाल, ये रूढ़ शब्द हैं, इनको आप तोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं जिनके सभी टुकड़ों के अर्थ होते हैं, तो ये यौगिक शब्द आपके कहलाते हैं, ठीक है। एक तो ऐसा शब्द होता है जिसको आप तोड़ नहीं पाते हैं, उन्हें तो आप रूढ़ कहेंगे, उनको आप कहेंगे रूढ़ शब्द। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं आप टुकड़े कर दो, हर टुकड़े का, हर शब्द का क्या हो जाएगा, अपना अर्थ निकलेगा। जैसे आप यहाँ देखिए पाठशाला, यदि आप इस शब्द को तोड़ें तो पाठ को अलग कर दें और शाला को अलग कर दें तो पाठ भी एक सार्थक शब्द है और शाला भी आपका क्या है,
एक सार्थक शब्द है। इसी प्रकार से रेलगाड़ी, रेल को अलग कर दे सार्थक शब्द और गाड़ी को अलग कर दे दोनों ही सार्थक शब्द हो गए। रसोई और घर को अलग करेंगे तो दोनों ही सार्थक शब्द आपको मिल जाएंगे, और नील कमल को आप अलग करेंगे तो नील कमल दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, सार्थक शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद आपके पास आ जाता है यौगिक शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, इसका अर्थ है 10। तो यहाँ पर क्या कहा, सबसे पहले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और विशेष अर्थ में क्या हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है, रूढ़ कैसे हुआ, रावण, क्योंकि इसका जो विशेष अर्थ है, देखो दो शब्दों से ही बना है ये, 10 और आनंद से मिलकर बना है दशानन, 10 और आनंद से मिलकर बना है दशानन। अब 10 आनंद वाला अर्थात रावण, अब रावण को आप रूढ़ हो जाएगा, रावण आपका क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा, इसको आप अब तोड़ नहीं पाएंगे। तो ये शब्द जो है देखो बना तो दो से, जो आप ये मत कहना कि 10 धन आनंद, ये आपका यौगिक है। यौगिक क्यों नहीं है, क्योंकि विशेष अर्थ इसका क्या निकालता है, दशानन को आप रावण कहते हैं और रावण को फिर आप रूढ़ हो जाता है, रावण को आप तोड़ नहीं पाएंगे, तो ये आपका यौगिक शब्द कहलाएगा। जैसे पंकज, पंक धन, पंक का मतलब कीचड़ से है, जो का मतलब जन्म, जो जिसका जन्म कीचड़ में हो उसे क्या कहते हैं, उसे आप कमल कहते हैं। अब ये क्या हो गया है, विशेष अर्थ में ये रूढ़ हो गया है, ये दोनों रूढ़ हो गए हैं आपके, ठीक है ना। तो अब इसको क्या कहेंगे, यौगिक ये कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रयोग बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक और यहाँ पर योग रूढ़ होगा, ये थर्ड आपका, यहाँ पर इसको ठीक कर लें, ये आपका योग रूढ़ कहलाएगा, गौ में योग रूढ़ शब्द, दो बार यहाँ पर रूढ़ आ गया, यौगिक आ गया है, तो यहाँ पर आपका योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट करें। चलिए, अब इसका जो प्रयोग के आधार पर है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज शब्द विचार के बारे में पढ़ा, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।